नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज चैनल। नहीं, हमारे सामने खेल नहीं है साहब, और ये हम सबका जो मालिक हैं और जितने लोग हमारे पास अभी रहते हैं यहाँ पे सभागार में, वो सब मालिक है, वही सब आयोजन करता रहता है। हमारा कोई कार्यालय नहीं, कोई मुखिया नहीं, कोई कुछ नहीं है। इसलिए कोई गलतफहमी नहीं मानेंगे कि इसका कोई कार्यालय भी होगा, कोई पोस्ट भी होगा। आप ही लोग जो दान पत्र में डालते हैं उन्हीं सबसे प्रोग्राम होता है। हम लोग अपना पैसा एक रुपया नहीं लगाते। तो सबसे पहले जो हमारी जिम्मेदारी दी गई है मुझे, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। और पिछले 2 साल से कार्यक्रम भी किया यहाँ पे। दुर्भाग्य है कि हमारे पास छोटी सभागार उपस्थित है, बुकिंग के लिए जगह नहीं है। हमने हमेशा मामला जो भी थोड़ा सा अंदर कंस्ट्रक्शन है उसके लिए क्षमा प्रार्थी कि हम लोग थोड़ा सा कम आदमियों के साथ ही कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी आज दी गई है कि मैं क्रीमी लेयर को विस्तार पूर्वक बताएं। एक्जेक्टली में क्रीमी लेयर है क्या? क्रीमी लेयर जो एक मैकेनिक हमारे बीच हमारे भारत के मजबूत शख्सियत दद्दन पहलवान जी मौजूद है इस सभागार और WTV आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। आपका और आपके पूरी टीम का, ये पूरे जितने भी हैं हमारे जितने भी संस्था है वो आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो सबसे पहले क्रीमी लेयर से पहले, क्योंकि क्रीमी लेयर एक बीज का कड़ी है, एक मैकेनिज्म है, एक टूल है जो मनुवादियों ने हम 90% के लोगों को रोकने के लिए एक छोटा सा हथियार ये भी है जिसको हम लोग क्रीमी लेयर बोलते हैं। और ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा साजिश है। साजिश अपने घर में ही, अपने पड़ोस में ही 2 भाग में खंडित करने का। पहला एक अमीर का और एक दूसरा गरीब का। हमारे बीच में जितने भी उपस्थित हैं मैं सब जानते हैं कि अगर किसी बुजुर्ग को जिनके पास दांत नहीं है उनको चना डाल दे खाने के लिए तो खा पाएंगे आप लोग? क्या जिनके पास दांत नहीं है वो स्वाभाविक है नहीं खा पाएंगे, लेकिन जिसके पास दांत है उसके पास चना नहीं रखेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो क्रीमी लेयर के अंदर आ गए हैं वो सक्षम है। हमारे आजादी के बाद जब से मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन में उस समय हमारे 2 से 3% भागीदारी सरकारी नौकरियों में थी और 3.5% आज भी इतने वर्षों बीतने के बाद आज 5 से 7% है। तो आखिर ये सब हक मारना कौन चाह रहा, हक मार क्यों रहा और क्या क्या रीजन है हक मारने का, रोकने का एक जो मैकेनिज्म है, उन सब चीज को अगर ये क्रीमी लेयर को समाप्त कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि हमारी जो 27% जो आरक्षण है और जितने भी दूसरे हमारे SC ST माइनॉरिटी के भी जो आरक्षण है उसमें भी इसी तरह के हथियार लगाया हुआ, टूल मैकेनिज्म लगाया हुआ है। तो इससे हटाने का और एक पॉइंट को हम लोग अभी देखेंगे। जो सबसे बड़ी चीज है कि नौकरशाही एक सत्ता के लिए एक स्तंभ माना जाता है, पूंजीपति एक सत्ता का एक स्तंभ माना जाता है, व्यवसायी बड़े व्यवसायी एक सत्ता का एक स्तंभ माने जाते हैं, मीडिया का तंत्र भी एक सत्ता का स्तंभ माना जाता है। 4 में मुख्य रूप से सत्ता का स्तंभ है और उसी स्तंभ में हम लोग को दरार दिया गया है। हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास के ही लोग चुन के जाते हैं, वो चाहे कैटेगरी सबसे पहले नंबर OBC का तो कहीं कोई नामोनिशान है नहीं और OBC कॉन्स्टिट्यूशन में भी उपलब्ध नहीं है। हम लोग का जो दिया गया है ये बनावटी तरीके से OBC बनाया गया है। इसमें है इकोनॉमिकली और शैक्षणिक और इस तरह से जो बिलो वर्टी है उनके आधार पर आरक्षण मांग दिया गया, जबकि आरक्षण मांग किया गया था एक क्लास एक पिछले जातियों के ऊपर जो पिछड़ रहे थे जिनकी आबादी के अनुसार वहां पे हमारी प्रतिनिधित्व नहीं थी, चाहे वो मीडिया सेक्टर में हो या सरकारी नौकरी में हो। इन सब की वजह से हम लोग को एक OBC की वजह से मंडल के नाम से हम लोग को आरक्षण दिया गया। उस आरक्षण के नाम पे
जो मनुवादी लोग थे उन्होंने बिहाइंड द कर्टन जो हमारा कमेटी बनी थी वो सब कमेटी को धराशायी करते हुए पीछे जो बिहाइंड द कर्टन रह करके उन्होंने इसको रोकने का कोशिश किया। ये हमारा क्रीमी लेयर जो 8 लाख अभी है, कई लोग का संशय है कि 12 लाख हो गया है। हमारे नॉलेज में कि 8 लाख रुपए के अंदर जो व्यक्ति हैं उन्हीं के बच्चे हैं जो कि सर्विस में जा पाएंगे और चाहे वो किसी समाज से। दूसरी बात SC ST के लोग चाहे वो ऑफिसर हो या फिर पॉलिटिशियन हो, इन लोग को कुछ कमी लगती है कि SC ST वाले को किसी तरह के बैरिकेडिंग नहीं है तो ये बहुत ज्यादा दिन नहीं है, उन्हें कुछ होने की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर भी तलवार लटका दी गई और बहुत जल्द उसमें भी क्रिमिनल लेयर का प्रावधान करनी है। तो इसलिए हम सब एकजुट होकर के द पीपल का फंक्शन जो है SC ST OBC माइनॉरिटी ये चारों मिलकर के हम लोग संगठन को चला रहे हैं, चौक चौराहे से पास करा करके। इसलिए हम सबको ये सारे की नैतिक जिम्मेदारी है कि सब मिलकर, ये नहीं कि आज हमारे दुख पे आप रोए, मैं आज कल आपके दुख पे रो। हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि पहले जैसे वो MP बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं तो क्रिमिनल लेयर में आ गया, मेरे ही बच्चे का हनन होगा, मेरे बच्चे का ही पोस्ट जाएगा, जनरल में ज्यादा से ज्यादा रहे। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व नहीं थी, उसके वजह से किसी बुजुर्गों ने जो कमेटी बनाई जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे देश को जो 90% की आबादी है उन्होंने देखा तो जो लगा कि हमारी प्रतिनिधित्व क्यों कम है। बच्चे हमारे पढ़ने में तो होशियार हैं, बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, उसके बजाय कहाँ पे रोका जाता है। तो ऐसे से कई सारे हथियार लाया गया, क्रिमिनल लेयर भी उसमें से एक है। क्योंकि पीछे हम लोग का जो कि दिया गया था उसमें हमने 2-3 पॉइंट को बताया था। आगे जो कार्यक्रम 9 मार्च का है उसमें भी कुछ पॉइंट को बताएंगे क्योंकि समय कम है थोड़ी सी। तो एक क्रिमिनल लेयर के बारे में सबसे पहले नंबर आगे चलिएगा स्लाइड्स को। क्रिमिनल लेयर क्या इंपॉर्टेंट है? ऐसा है कि क्रिमिनल लेयर होना चाहिए, हटना चाहिए, बहुत बड़ी संशय है, अपने समाज में ही संशय है, SC ST OBC माइनॉरिटी के अंदर ही संशय है कि गरीबों को अगर हम लोग नहीं हटाते क्रिमिनल लेयर तो गरीब का हक मरेगा, किसी पार्टिकुलर कास्ट का मरेगा। हम तो कास्ट सेंसस की भी बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस करा दीजिए, जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार से हिस्सेदारी दे दीजिए। हमने कभी नहीं WTP या कोई भी संस्था ये नहीं कहती है कि पार्टिकुलर यादव समाज, पटेल समाज या जो अगर जिनको लगता है कि ऊपर उठे उनके लिए जाति का जनगणना जब हो जाएगी तो एक क्रिमिनल लेयर का पार्ट भी नहीं रहेगा, उसी के आधार पे उनको आ जाएगा। तो 27 अब कई लोग यही बोलते हैं कि पार्टिकुलर कुछ समय के लिए दिया गया था आरक्षण, जो कि अब सदियों चलते रहेगा। कई सारे लोग जो 3% के लोग हैं वही ज्यादा फाइट कर रहे हैं, आरक्षण हटना चाहिए। हमारे भी कुछ अपने लोग हैं उसके वकालत में फंस जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं, जब हमारी 27% 52% किया जाए, अब हमारी आबादी है और हम 27% भी अभी नहीं आए हैं तो क्यों हट जाना चाहिए? फिर अपने को देख कुछ बोल रहे। तो क्रिमिनल लेयर में क्या ताकत है? जो हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उनके पास लीडरशिप करने के लिए किनके पास है? एक मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए होगा तब कोई गरीब समाज के व्यक्ति जाएगा करने के? आज एक मुखिया सरपंच लड़ने के लिए कम से कम 30 से 40 लाख रुपए की खर्च है। तो क्रिमिनल लेयर में छंट गए, उनको कोई आवाज उठाएंगे नहीं तो फिर हमारी आवाज उठाएगा कौन? तो हम लोग पीछे स्लाइड में देखेंगे कि हम लोग वकालत कर रहे हैं क्रिमिनल लेयर होनी नहीं चाहिए, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी किसी के लिए हो, ये पैमाना नहीं होनी चाहिए। और जब हम 27% हो जाए उसके बाद सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी लीडरशिप को भी है जो कि नपुंसकता के कगार पे ला दिया, पति पत्नी का झगड़ा लगा दिया है। 2 भाई अगर है, एक का भाई MP हो सकता है, एक का भाई हो सकता है कि दूसरे कोई ब्यूरोक्रेसी में हो सकते हैं, कोई बड़े व्यवसायी हो सकते हैं। अब दूसरा भाई को जरूरी नहीं कि उतना ही अव्वल हो सकता है, तो न तो अपने बच्चे को पढ़ा पा सकता है उतने बढ़िया स्कूल में, न उतने है जो कि गैजेट, आज के दुनिया जो है गैजेट बेस्ड है। सब गरीबों ने अभी जब कोरोना आया तो सबके घर में मजबूरी हुआ कि 10 से 12 हजार का मोबाइल खरीदना पड़ा, ये मजबूरी में खरीदा गया। और रियलिटी है कि जो हमारे क्रिमिनल लेयर के बैरिकेडिंग के ऊपर है
उनके पास हर तरह के गैजेट हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, उनको घूमने पिकनिक मनाने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं, उनको समान ज्ञान की नॉलेज ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन जो एक गरीब बच्चा है, जो सुदूरबस्ती में रहता है, जो छोटे शहर में रहता है, जो कि झोलोनी कॉलोनी में रहता है, उसके बच्चे के पास न तो कंप्यूटर है, न तो अच्छे गैजेट है, और अगर गैजेट है तो इंटरनेट की सुविधा नहीं, अगर गैजेट है तो उसको गाइडलाइन देने वाला नहीं है, जो कि इसके अंदर दिया गया है। कौन करेगा? फंडिंग भी नहीं होता। हम सबको प्रोग्राम के लिए फंडिंग कितना मेहनत होता है, कितना 5-5 रुपए 10-10 रुपए सब जगह से कैप्चर करते हैं, और अभी आप लोग के सामने भी 2-3 लड़के आए हैं, बॉक्स में कुछ डालेंगे, उसी से हम लोग प्रोग्राम करेंगे और सब मेहनत करके कहते हैं भैया 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये दें। तो ये भी मैं इसके साथ बोल देता हूँ कि जब अभी हमारा डोनेशन बॉक्स अगर घूमे तो उसमें जो भी हो सकता है 100, 200, 500 जिनकी जितनी इच्छा शक्ति हो जरूर डालेंगे, जिससे कि आपके परिवार, आपके बच्चे के अगले पीढ़ी का भविष्य का निर्माण के लिए ये पैसा लगाया जाएगा। मान के चलिएगा कि 6 महीना मंदिर में जो दान देते 10-10 रुपया माताएं बहने भाई, वो सब दान को खत्म करके एक फूल अपने घर से ले जाकर के चला दीजिएगा, उसमें बहुत बड़ा हम लोग का एक खर्चा है। तो हमारे पास फंडिंग की भी कैपेसिटी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा एक जो संख्या बल था वो तो पीछे रह गए, वो छोड़ दिए हमें। हम लोग के पास फंडिंग नहीं, हम लोग के पास कोई सपोर्ट नहीं, कोई नॉलेज तंत्र नहीं, कोई एक्सेस और गाइडलाइन भी हमारे पास नहीं है। क्यों गाइडलाइन हमें करेंगे? वो सोचते हैं, हमारे बीच में पूर्व डीजी माननीय जगदीश बाबू बैठे हैं, और मैं चाहूंगा कि इनके नाम पर एक जोरदार तालियां हो जाए। तो हम लोग के पास किसी भी तरह के स्ट्रगल करने के लिए भी तंत्र नहीं है, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं? मजबूरी में हम लोग करते रहते हैं कि कांवड़ लेने चल जाता है, मंदिर में चला जाता है, और ज्यादा होगा तो ट्रैक्टर चलाना शुरू कर देता है। 8-10 हजार की नौकरी, वो भी संविदा कर्मियों के थ्रू नौकरी कर दी गई है। सीआईडी पूरे तंत्र को खत्म कर दिया गया है, जिसके अंदर हम लोग के बच्चे जाते थे, वो सबको डेमोलिश करके नीचे गर्भ में डाल दिया गया है। तो इसलिए हम लोग का जो क्रीमी लेयर है वो वास्तविक में सही नहीं है, और एक जो मैकेनिज्म है, जो हथियार बनाया इन लोग ने, उसको समापन करने के लिए हम लोग को एक प्रयास, एक मूवमेंट होनी चाहिए। और इसी तरह के कई तरह के, नेक्स्ट स्लाइड करिएगा, आगे इम्प्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर, कौन-कौन से चीजें कैसे हमारे लोगों को नसबंदी कर दी गई है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट का, जब हमारे पास आप लोग के पास कुछ न कुछ इंटरेस्ट रहा होगा, कोई संस्था चलाते हैं उनका भी इंटरेस्ट होगा, बहुत बड़े संस्था जो कि यहाँ पे नामचीन किया हुआ है, दिल्ली में पूरे देश के संस्था इस WTP को अपनी है कि समर्थन पत्र दिया है, और उन्हीं के इजाजत से हम लोग ने इनका नाम भी यहाँ पे चिन्हित किया है, और संगठन को बया रूप देने के लिए संगठन हमें जरूरी भी है। तो हम लोग के पास कॉन्फ्लिक्ट है, एक तो पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट को भी नसबंदी कर दिया गया, कॉन्फ्लिक्ट कर दिया गया कि हम क्यों बोले, अगर होगा बोलेंगे तो उनको ही लगेगा कि अपने बच्चे को सीट खराब करने जा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता नहीं कि मैं मेरिटोरियस, मेरे बच्चे पढ़ने में है, लेकिन हम कहते बेटा ओबीसी में डाल देना। क्यों? क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, सिविल सर्विसेज की बात की जाए, तो सिविल सर्विसेज में अगर ओबीसी कर लेता तो चला आईपीएस में होकर कैरियर बन जाते हैं, तो इसके वजह से हमारा वहां पे भी खत्म हो जाती है सीटें, एक सीट का कम कर दी जाती है। तो ये सारे चीजें एनीबॉडी टॉकिंग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, कोई भी आदमी है जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसी की वजह से नहीं बोलना चाहते हैं, जिनकी जरूरत हो, घर से निकलते नहीं है, जो पूंजीपति है, जो सामाजिक रूप से पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, वो इस चीज को भी नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए हम लोग का जो क्रीमी लेयर का जो इम्प्लीकेशंस है वो बड़े गलत तरीके से किया जा रहा है, और इन सब हम लोग की जो जस्टिस मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो हम लोग का पिछले प्रोग्राम में हुआ रोस्टर बांटी प्रणाली को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, रादर देन 13.200 रोस्टर को। ये एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जो हमने पिछले सेमिनार में इस चीज को चर्चा किया है, और हमारे मित्र महेश माधव जी ने काफी अच्छा से सारे बताया था कि वो भी एक टूल्स है जो कि 13 और 200 रोस्टर प्रणाली को अप्लाई करके लोगों को हरण किया जाता है, रादर कि 50-50 का जो रेशियो है 50-50 का होना चाहिए। 1 रीजन 1 रिजल्ट जो कि बाइनरी डिजिट के अंदर कॉम्युलेट करता है, अदरवाइज 3 सीटें
पीछे बताई गई है कि 3 सीटें डायरेक्टली है जो कि चला जा रहा है रिजर्व कैटेगरी। 3 के बाद ही ओबीसी एससी एसटी का आता, जिसका कि 13 आता तो 2 या 2 पर प्रेजेंटेशन हम पहुंचा है। तो इसलिए हम लोग का फेयरनेस जस्टिस जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और हम लोग अनाथों की तरह घूमते रहते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम करने के लिए, कहीं प्रेजेंटेशन देने के लिए भी हम लोग नहीं कर पाते। तो ये दुर्भाग्य है कि हम लोग को क्रिमी लेयर जैसे चीजें को जो हथियार है उन सबको जड़ से खत्म करके और जितने भी मैकेनिज्म इसमें और भी है उन सब मैकेनिज्म को सफाई करके हम लोग को लड़ाई लड़ने की काम करना। नेक्स्ट, अप्लाई कौन कर रहा है ये सब करने वाले हैं कौन, क्यों कर रहे हैं? जो 3% के लोग हैं, जो 3 से 5% बैठे हैं वहां पे, 2 या 3% हमारी आबादी कम भी है तो हमारा प्रतिनिधित्व 2-3% है, तो वो लोग बेचारे नहीं बोल पाते, सोचते हैं चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो समझाने बुझाने वाले हैं जैसे जुडिशियरी है, जुडिशियरी में अभी कई सारे आशा जी बोल रही थी, अभी सज्जन बोल रहे थे कि जुडिशियरी में कोलिजियम सिस्टम है जो कि उन्हीं के नाती पोता खानदान के आदमी न्यायिक में आते रहते हैं, जज बनते रहते हैं। और ये लोग है क्योंकि जैसे ही हम लोग अगर कोई इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, लॉ बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो वहीं पे रफा दफा क्रॉस कर देते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ने देते। रीजन उनको पता है कि इससे हमारी हानि होगी। सत्ताधारी भी यही सब सोचते हैं कि पार्टी तो खेल चलता है हम लोग का, हम लोग कब जाएंगे, हम लोग क्यों नहीं इस चीज पर आवाज लगाते हैं? जैसे ही चुनाव आता है तो हम लोग क्यों नहीं घर में अपने बोलते हैं? जो एक आदमी पॉलिटिक्स करने जाते हैं अलग बात है, लेकिन जो 99% को पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं एक क्षेत्र में, एक जिला में, उनकी तो आवाज उठनी चाहिए कि क्या जातिगत जनगणना आप लोग करवाएंगे, क्या हमारे क्रिमिनल को हटाएंगे, क्या जो छोटे छोटे मैकेनिज्म या बड़े बड़े हथियार के रूप में एक लव या उठा काटने के बराबर हम लोग को जो दफन किया जाता है, हमारे बच्चे को रोका जाता है, क्या आप लोग आवाज उठाएंगे? आज देखिए हमारे सांसद लोग एससी एसटी कमेटी के वजह से 12% 15% के वजह से आते भी हैं, वो आज नगन है। आज 4 बजे से सांसद चलता है, इसके वजह से जो 4 सांसद हमारे आते थे उन्होंने माफी भी मांगा और उन्होंने आने के लिए बोला भी है। पर हम कह रहे हैं कि जो एससी एसटी से आते हैं, जो सत्ताधारी में है, उनको आने में क्या दिक्कत, उनको वहां बोलने में क्या दिक्कत है? हम WTP लगभग 35-40 MP जिसको 24 सम्मान सुमर हो गया स्टार्टिंग में, और 99% 1% जो रीच नहीं हुआ, 99% जो सत्ता और विपक्ष के लोग हमारे सांसद दोनों सदनों के हैं उन सबका रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया है कि आप इसके लिए बोलिए। इक्का दुक्का लोग 2-4-10 सांसद ही बोल पाते हैं, बाकी अपने कुर्सी बचा ले या अपनी सीट बचा ले या अपने आत्माओं के डर से नहीं बोलते हैं। ऐसे लोगों को भी बहिष्कृत हम लोग को करना पड़ेगा। जो सत्ता में आए उनको बोलना चाहिए, आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो इसलिए हम लोग का जो मीडिया जो ट्रेडिशनल है, जिसको हम लोग नारद के रूप में जानते हैं, नारद कोई गॉड का रूप नहीं है, जिसमें हम लोग करना चाहते हैं कि जुडिशियरी और मीडिया में बड़ा चढ़ा करके नहीं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ही के बच्चे को हमारे अभी मित्र एक प्रोग्राम में बोल रहे थे कि जो लोग वंचित हैं, ज्यादा नीचे तबके के लोग हैं, उनकी हक नहीं मानी जाएगी, हट जाएगा। मैं उन बंधुओं को बताना चाहता हूँ आज मंच के माध्यम से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जब जातिगत जनगणना हो जाएगा तो सब समाप्त हो जाएगा, सबकी हिस्सेदारी अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। इसी की वजह से जातिगत जनगणना भी नहीं कराई जाती, कराई जाती तो